इनका बिल पहले आप काटेगा आप। हाँ, जो पहला क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन का विलयन का पीएच मान होता है 5, 7, 14, 0। इनका सही ऑप्शन हो जाएंगे आपका 7 हो जाएंगे, विल बी द करेक्ट आंसर, बी नंबर हो जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में कौन लवण है, HCl या NaOH, K2SO4, NH4, NH4OH। तो इनका सही जवाब हो जाएंगे सी नंबर कि K2SO4 हो जाएंगे, K2SO4। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होती है। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होती है। तो FeO या FeT, Fe2CO3 या Fe3SO4। इनका सही जवाब हो जाएंगे Fe3SO4। इनका करेक्ट हो जाएंगे आपका सी नंबर क्वेश्चन। क्या हो जाएंगे, सी नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या कहता है कि हमारे आमाशय में पीएच मान कितने पारस के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है। तो इनका सही जवाब हो जाएंगे 7.0 से लेकर 7.8 तक, या फिर 5.1 से लेकर 5.8 तक, या 2.1 से लेकर 2.8 तक, या 6.0 से लेकर 6.8 तक। तो किसी पीएच का जो पारस का पीएच मान काम करता है 0.7 से लेकर 0.8 तक कार्य करते हैं। इनका सही जवाब हो जाएंगे बी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। ये एमबीबीएस क्वेश्चन है, ये किसी भी नीट के एग्जाम में पूछने का संभावना होता है। ये ज़्यादातर आपको क्या होता है कि केमिस्ट्री का जो ज़्यादातर और बायो का ज़्यादातर क्वेश्चन है। अगर इसके साथ साथ क्या होता है कि 10 का जो होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो का, और इसमें नीट वाला उठाने का प्रयास करेंगे और बोर्ड एग्जाम तो लेंगे ही। साथ साथ आज मेरा जो क्लास है पूरा का पूरा, क्योंकि आगे नीट का भी एग्ज़ाम है, बोर्ड का भी एग्ज़ाम है, दोनों का क्या होगा कि कंबाइनेशन क्लास चलेगा। आज का पूरा कंबाइनेशन क्लास है दोनों का। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, Na2CO3 या CaCO3 या NaHCO3 या NaNO3। तो देखना बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र हो जाए Na2CO3 या फिर NaH। तो आपको ध्यान में रखकर इस सूत्र को मानना है। इनका सही जवाब हो जाए सी NaHCO3। सी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमबीबीएस क्वेश्चन होता है। क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर, खारिया, संगमरमर या प्लास्ट ऑफ पेरिस। इनका जो सही जवाब हो जाएंगे आपका डी नंबर, प्लास्ट ऑफ पेरिस हो जाएंगे, प्लास्ट ऑफ पेरिस हो जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं, कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सहित, निम्नलिखित में सहित कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। निम्नलिखित में सहित कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। 2, 7, 6, 13। इनका सही जवाब हो जाएंगे आपका, देखो क्षारक पूछा है तो इनका सही जवाब हो जाएंगे डी नंबर 14 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो याद रखना डी नंबर सही हो जाएंगे 13। अगला हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा परबलीय अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा परबलीय अम्ल है, लैक्टिक अम्ल या एक्सकार्बिक अम्ल या साल्फ्यूरिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। देखिए इसमें जो अम्ल का प्रकृति, जो लैक्टिक अम्ल हमारा, जो ये लैक्टिक अम्ल बोलता है, तो लैक्टिक अम्ल मतलब हो गया तुम्हारा दूध में पाया जाता है। एक्सकार्बिक बोला जाए तो एक्सकार्बिक आपका पाया जाता है तुम्हारा टमाटर में। और फार्मिक अम्ल यानी किसी भी चांटी या बिच्छू का डंक मारने से क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मैंने क्या बोला अभी, क्वेश्चन को ध्यान रखना। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का मतलब होता है टी में, सॉरी टी में कौन सा अम्ल पाए, लैक्टिक। ये हो जाएंगे एक्सकार्बिक टमाटर में पाए जाएंगे। और ये फॉर्मिक अम्ल एक विषैला अम्ल होता है, सबसे हार्ड कमजोर होता है, सबसे हार्ड अम्लीयता होता है। और फार्मिक अम्ल किसी भी बिच्छू या मधुमक्खी या फिर किसी भी बिच्छू या चांटी का डंक मारने से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जानना फॉर्मिक अम्ल को एथनाइक अम्ल भी कहते हैं। इनका जो सही हो जाएंगे आंसर इस क्वेश्चन का, इस नंबर सी नंबर हो जाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। ये एक परबलीय अम्ल है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगला हम लोग आते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं, इसका मतलब क्षारक नहीं होना चाहिए, क्षारक नहीं होना चाहिए। तो KOH आपका एक क्षारक है, NaCl या AlOH3ZNO, इनमें सारा का सारा क्या हो जाए, केवल बी नंबर छोड़ करके सारा का सारा क्षारक है। और क्वेश्चन में पूछा है कौन सा क्षारक नहीं है, तो याद रखना NaCl क्या हो जाएंगे, NaCl जिसे हम लोग कहते हैं साधारण नमक, साधारण नमक भी कहते हैं। तो साधारण नमक अगर पूछा जाए कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो साधारण नमक का जो सूत्र हो जाएंगे NaCl। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन परबलीय क्षारक है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन परबलीय क्षारक है, NH4OH, NaOH, MgOH होल 2, CuOH होल 2। तो पूछा क्या है, निम्नलिखित में परबलीय क्षारक स्ट्रॉन्ग क्षारक कौन हो जाएंगे, MgOH आपका सी नंबर सही हो जाएंगे। Mg याद रखना, क्वेश्चन क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्ग मजबूत क्षारक पूछा है, तो याद हो जाएंगे ये बी, MgOH होल 2 आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं, रंगीय सूचक, गंधीय सूचक, उदासीन सूचक या इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब हो जाएंगे आपका क्या, गंधीय सूचक विल बी द करेक्ट आंसर। आपका बी नंबर हो जाएंगे गंधीय सूचक हो जाए, जो गंध से हमें महसूस किया जाता है, जो गंध से हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सा सूचक है, तो इसे हम लोग कहते हैं गंधीय सूचक। आपका सही जवाब हो जाएंगे गंधीय सूचक बी नंबर। अगला क्वेश्चन ये है कि सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। फिर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, संगत लवण बनाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जल बनाते हैं या इनमें से सभी। तो इनका सही हो जाएंगे क्या, डी नंबर सही जवाब हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे, विल बी द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में पाया जाता है क्या, ऑक्सीजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इनका सही जवाब हो जाएंगे, इनका जो बी नंबर सही जवाब हो जाएंगे, हाइड्रोजन पाया जाएंगे। क्या याद रखना है, क्या हाइड्रोजन, बी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पूर्ण रूप से पाया जाता है। अगला हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, यानी सभी यौगिक में हाइड्रोजन युक्त होते हैं, अम्ल में सभी सभी अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, या सभी क्षारक में, या फिर दोनों में। इनका जो सही जवाब हो जाएंगे ए नंबर, सभी अम्लों में हाइड्रोजन युक्त होंगे, लेकिन सभी क्षारक में जरूरी नहीं हाइड्रोजन युक्त हो सकता है, लेकिन याद रखना कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन युक्त होंगे। अगला हम लोग चलते हैं कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, इन्हें क्षारक कहते हैं या स्वाद में कड़वा होते हैं, प्रकृति संरक्षक होती है या इनमें से सभी। याद ना, घुलनशील क्षारक के बारे में ये सत्य सही है कि ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा भी होते हैं, इन्हें क्षारक भी कहते हैं, इनकी प्रकृति संक्षारक होती हैं, इनमें से सभी। इनका सही जवाब हो जाएंगे डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएंगे, डी नंबर क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे, विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी VBA क्वेश्चन है, आपको समझते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन ये है कि जहाँ कटेगा, अगला चलो, अगला क्वेश्चन ये है कि पीएच में पीएच स्केल में पी का सूचक क्या है, यानी कहना ये चाहता है कि पीएच स्केल, याद रखना मैंने बोला पीएच स्केल, याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, कल हम लोग बायो से स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चन ध्यान से तुमको सुनना है कि सारा का सारा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो बहुत बार पूछा गया है कि पीएच स्केल में पी का क्या अर्थ है, पी का कहा गया है, पी का अर्थ बताइए, पी का अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, पी का क्या मीनिंग देता है,
पी जो है आपका पोटेंज दे देंगे। पी से क्या होता है? पोटेंज। याद रखना क्या? पोटेंज। तो पी का अर्थ हो जाएंगे पोटेंज का जो पासांस हो जाएंगे, उसका जो अर्थ हो जाएंगे वो हो जाएंगे पोटेंज। आप जानते हैं पोटेंज जो है हमारा ए नंबर में सही जवाब हो जाएंगे पोटेंज। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। कहता क्या है कि एसिटिक अम्ल की प्रकृति स्रोत से एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? संतरा, सिरका, इमली, टमाटर। तो फिर क्या कहा कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? संतरा, सिरका, इमली, टमाटर। तो याद रखना कि एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है वो संतरा, एसिटिक अम्ल सॉरी, इसमें जो एसिटिक जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल में पाए जाएंगे सिरका। और ये कौन सा अम्ल पाए जाएंगे? सिरका में। आपको पूछेंगे सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाएंगे? तो एसिटिक अम्ल। और ये आचार भी कहते हैं, आचार बनाने में सिरका का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है कंपनियों में। अगला चले कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, यानी कि प्रकृति किस में पाया जाता है? तो इमली में, या टमाटर में, या संतरा और नींबू में, या दही में। इनका सही जवाब हो जाएंगे आपका सी नंबर, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? टमाटर में, इमली में, दही में, सिरका में। याद रखना इनका जो टार्ट्रिक अम्ल हो पाया जाएंगे, या आपका टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाए जाएंगे, इमली में, यानी बी नंबर करेक्ट हो जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? बोल रहा है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल क्या दही में? लैक्टिक अम्ल किस में पाए जाएंगे? दही में, इमली में, सिरका में, या टमाटर में। इनका सही जवाब हो जाएंगे ए नंबर, यानी हमारा जो लैक्टिक अम्ल पाए जाएंगे वो आपका दही में पाए जाएंगे। और दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, और दूध से दही बनाने का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। अगला अगला हम लोग आते हैं कि चींटी के डंक और नेटल के डंक मारने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल के डंक, बिच्छू के डंक मारने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या मिथोनाइक अम्ल। याद रखना सिट्रिक अम्ल जो पाए जाएंगे वो आपका जो सिट्रिक अम्ल पाए जाएंगे वो नींबू में पाए जाएंगे। याद रखना है किसमें? नींबू में। नींबू एवं किसमें पाए जाएंगे? नींबू एवं संतरा में। संतरा, नींबू एवं संतरा में पाए जाएंगे। अगर यही बात कहा जाए कि लैक्टिक अम्ल किस में पाए? लैक्टिक दही में पाए जाएंगे लैक्टिक अम्ल। अभी मैंने बताया लैक्टिक दही में लैक्टिक अम्ल पाए थे। एसिटिक अम्ल किस में पाए जाएंगे? एसिटिक जो अम्ल पाए जाएंगे आपका सिरका में। किस में? याद रखना किस में? सिरका में। सिरका में। अगर यही बात कहा जाए कि बिच्छू या डंक मारने से कौन सा अम्ल पाए जाएंगे, याद रखना तो ये या बिच्छू हुआ, या आपका क्या हुआ कि चींटी भी होता है, उसे मेथोनाइक अम्ल कहा जाता है। और मेथोनाइक अम्ल का दूसरा नाम होता है, तो मैंने क्या बोला, कौन सा अम्ल पाए जाएंगे? या बिच्छू या फिर नेटल का डंक मारने से मिथुनाइक अम्ल। इसे हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल क्या कहते हैं? इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। अगला नंबर में आते हैं, अगला नंबर 22 नंबर में आते हैं कि मुंह का पीएच मान पीएच जो 5.5 से अधिक होने पर अधिक होता है, यानी क्या वो दांतों का छेद कब प्रारंभ होते हैं? 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। दांतों का छेद यानी दांतों का खराब जो होता है, पीएच मान कितना से कितना होता है कि वो दांत का छेद हो जाता है, खराब हो जाता है? मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, या मुंह का पीएच मान 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब हो जाएंगे, इनका जो सही जवाब हो जाएंगे डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब हो जाएंगे डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। सॉरी इनमें से कोई नहीं। इनका बी नंबर होता है, मुंह का पीएच मान जो होता है 5.5 से कम होने पर। ये सही नंबर हो जाएंगे बी नंबर। बी नंबर अगर 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 बोलेंगे कौन सा पीएच मान की वजह से मुंह का क्षय हो जाता है, तो याद रखना इनका सही जवाब हो जाएंगे आपका मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या हो जाएंगे? कम होने पर। 5.5 से कम होने पर। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पेट में, उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होते हैं? हमारे जो पेट में है, उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल
या सेट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। इनका जो आपका सही जवाब हो जाएंगे आपका विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका सी नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक सूत्र होता है HCl। ये हमारे अमाशयों में पाया जाता है। ये भी क्या होता है स्ट्रोंग यानी परबलीय एसिड कहा जाता है, इसे परबलीय अम्ल भी कहा जाता है। अगला चले, अगला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहलाते हैं। हाइड्रो एक तरफ रहेंगे, ये कहता है कि एक तरफ आपके पास मौजूद क्या है HCl प्लस में HCl प्लस हो जाएंगे और प्लस में क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अभिक्रिया करेंगे। जब अभिक्रिया विलयन से अभिक्रिया कर उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं या सोडियम क्लोराइड कहते हैं या हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जब अगर HCl प्लस NaOH से अभिक्रिया करेंगे तो हमारा क्या होगा NaCl, तो इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। इसका सही जवाब हो जाएंगे आपका बी नंबर, सही जवाब हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड। अगला हम लोग आते हैं कि धुवन का सोडा, ये हम स्टार मारते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएंगे एग्जाम में। आपको ध्यान रखना है कि धुवन का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2CO3 10H2। धुवन का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2CO3 10H2 या फिर Na2CO3H2 या NaCO3 10H2 या फिर आपका सही आपका होंगे क्या कि NaCO4 इंटू 10H2। इनका सही जवाब हो जाएंगे Na2CO3 10H2O। परफेक्ट रूप से आपका सही जवाब हो जाएंगे Na2CO3 10H2O। अगला हम लोग आते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो क्या हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इनका सही जवाब हो जाए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसका सही जवाब हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। अगला ये है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखो उसका रासायनिक यहाँ नाम बोला है और यहाँ रासायनिक सूत्र बोला जाता है। जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम बहुत ज़्यादा पूछता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2CO3 या NH4Cl या NaSCO3 या फिर क्या होता है कि NaHCO3 या NaCl। तो इनका सही हो जाए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जो रासायनिक सूत्र होता है NaCO3 हो जाएंगे, NaHCO3 हो जाएंगे। अगला हम लोग आता है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का, धोने का सोडा का या विरंजक चून का या इनमें से कोई नहीं है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम लोग विरंजक चून का उपयोग किया जाता है। विरंजक चून जो कि अस्थायी को दूर हटाने के लिए, या फिर इसका फिर धोने का सोडा, दोनों भी हो सकता है। तो यानी हमको जहाँ तक लग रहा है कि इनका सही जवाब हो जाएंगे आपका बी नंबर, क्या धोने के सोडा। ये तो क्लोरोफॉर्म में विरंजक चून का क्लोरोफॉर्म में किया जाता है, लेकिन धोन का सोडा को जो प्रयोग किया जाता है कि जल की अस्थायी को कठोरता को हटाने के लिए हमें धोवन का सोडा का उपयोग किया जाता है। बी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर, धोने का सोडा। हम लोग आते हैं कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इनका आपको सही चॉइस करना है और क्वेश्चन को पूर्ण रूप से जवाब देना है। इनका सही जवाब हो जाए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सोडा अम्ल के अग्निशामक में विकास यानी किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सही जवाब हो जाएंगे आपका सी नंबर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला हम लोग आते हैं कि सल्फिड अर्धहाइड्राइड
या हीमेटाइट का अन्य नाम क्या है? सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हीमेटाइट का अन्य नाम क्या है? जिप्सम, प्लास्ट ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे प्लास्ट ऑफ पेरिस, प्लास्ट ऑफ पेरिस, प्लास्ट ऑफ पेरिस हो जाएंगे। सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का जो अन्य नाम होता है प्लास्ट ऑफ पेरिस हो जाएंगे, प्लास्ट ऑफ पेरिस हो जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं, यही तक यहाँ तक हम लोग रखते हैं कि हम लोग 30 का 30 आज क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्यूशन किए। आपको 30 का 30 आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रिवाइज करना है। अगर आपके पास जो क्वेश्चन नहीं है उसे लिखने की प्रयास कीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन में कुछ संदेह है तो उसे आप कमेंटमेंट कीजिए। और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये सारा का सारा एग्जामिनेशन में आपको हॉल में दिखाई देंगे इंशाल्लाह। ध्यान से रखना कि मेहनत जो है किसी तरह भी मेहनत करो, मेहनत के पीछे 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 क्या होता है कि आपका किस्मत जो है ना वो मुड़ जाता है। कहते हैं कि अगर अगर आप कहते हैं किस्मत से पूछो कि किस्मत क्या होता है, किस्मत में कुछ नहीं होता है। अगर आप मेहनत करते हैं ना तो किस्मत भी वो हार मान जाता है। क्यों? क्योंकि बंदा मेहनत करता है, जिसे हमें क्या है किस्मत भी अपना रास्ता मोड़ करके मेहनत के बल के बलबूते में क्या होता है कि वो अपना अपना परम पंख छू लेता है। तो आप ना क्या क्या बनिए, आप मेहनत करना सीखिए। अगर अगर मेरा चैनल को अगर अच्छे लग रहा है तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनको भी पहुँचे तो वो भी अपना इस चीज़ से वो समझ सके और पढ़ाई कर सके। और कोशिश कीजिए, देखिए मैं नए वीडियोकार हूँ और मैं नए वीडियो बनाता हूँ, छोटा छोटा वीडियो डालता हूँ ताकि 30 मिनट आधा घंटा का इतना वीडियो खूब से खूब आधा घंटा या 20 मिनट के अंदर मैं क्या करता हूँ अपना वीडियो बनाता हूँ। देखिए मैं उतना लंबा प्रोसेस नहीं करता हूँ कि देखिए मैं सिर्फ केवल उतनी ही बात करता हूँ जितना क्वेश्चन मेरे पास आता है और मैं प्रयास करता हूँ कि आप अच्छी से अच्छी तरह बता सकें। देखो बहुत जल्दी मैं क्या करूँगा कि आप अगर मेरे वीडियो को अगर पहुँचाते हैं और मैं बहुत जल्दी सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। और याद रखना मैं एक नए अनाउंस करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल में या कोई बच्चा डीएलएड हुआ, डीएलएड से संबंधित या कोई तैयारी कर रहा है तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं डीएलएड का भी तैयारी कराऊंगा। और दूसरा क्या होता है कि मैं इस चैनल से संबंधित मैं नीट का या कोई बच्चा अगर नीट का तैयारी करना चाहता है, लेकिन अगर नीट का कोई तैयारी करना चाहता है तो मैं नीट का भी तैयारी कराऊंगा क्योंकि सारा अवेलेबल है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका एग्ज़ाम बेटर से बेटर हो सके और मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको समझा सके ताकि आपको किसी भी परेशानी ना हो। तो याद रखना कि आप मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। देखो फल, आप मेहनत कीजिए, अब फल आएंगे। तय है कि अगर लगातार वृक्ष में पानी देंगे तो एक दिन कंपलसरी है कि आपके वृक्ष में अगर मेहनत कर रहे हैं तो फल आएंगे। सिर्फ पौधे लगाने से सिर्फ फल नहीं होता है, पौधे के ऊपर मेहनत करना भी होता है। इसी प्रकार आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का या किसी भी अदर एग्ज़ाम का तो आपको मेहनत बहुत ज़रूरी है दोस्त। अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको क्या हो जाएंगे, सफल मिलेंगे। बस मैं आज इतने तक रखता हूँ, बस अपनी वीडियो को यही विराम करता हूँ। बस